अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे गेस्ट हैं विपिन शर्मा। Thank you so much for having me here on your platform. और सब पाकिस्तानी listeners और viewers को मेरा आदाब। और इंडियंस भी हैं साथ हमारे। आपको पता है सब कॉन्टिनेंट के लोग तो बस मौका लगे और बाहर निकल जाएं किसी तरह तो लोग काफ़ी तरह से लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं। मेजोरिटी में तो लोग स्टूडेंट वीज़ास पे आते हैं हमारे पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश हमारे सब कॉन्टिनेंट से। और बहुत से पढ़े लिखे लोग जो है सीधे परमानेंट रेजिडेंट बन के भी इस कंट्री के अंदर आते हैं। जितने ज़्यादा पॉइंट्स आपके एक्वायर आप करते हो उतनी हायर चांसेस होते हैं आपका, उस हिसाब से लोग परमानेंट रेजिडेंट्स यहाँ पे आते हैं। अगर आप प्लम्बर्स भी बन के आते हैं, कारपेंटर्स बन के आते हैं, ब्रिकलेयर्स, उसका ऑटोमोटिव, डीजल मैकेनिक्स, और आपको कुक बन के आते हैं, शेफ 53,900 का थ्रेशोल्ड है, आराम से कमा सकते हैं। अभी फेडरल गवर्नमेंट ने हर स्टेट का कोटा भी बढ़ाया। हमारे हिसाब से 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन में इनको कितने बंदे चाहिए, और लैंड का साइज तो इंडिया से भी 3 गुना बड़ा है। कराची की पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज़्यादा है। तो यू शुड गिव इट अ ट्राई। ऑस्ट्रेलिया बहुत वेलकमिंग कंट्री है और आराम से माइग्रेंट्स को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ास भी होते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बॉर्डर 1947 चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फॉर बेटर फ्यूचर पढ़ने के लिए या अर्निंग्स के लिए या अच्छी लाइफ लिए मूव होना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं किसी डेवलप कंट्री में। आज हमारे गेस्ट हैं विपिन शर्मा। ही लिव्स इन एडिलेड and he is working for Royal Migration Consultants, Sydney, New South Wales. Thank you so much for having me here on your platform. और सब पाकिस्तानी listeners और viewers को मेरा आदाब। और इंडियंस भी हैं साथ हमारे। It's about Indians को नमस्कार और ये अच्छा विपिन, आपको पता है सब कॉन्टिनेंट के लोग तो बस मौका लगे और बाहर निकल जाएं किसी तरह तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? कोई स्टूडेंट है, कोई स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या एंटरप्रेन्योर है, वो माइग्रेट करना चाहता है या मूव होना चाहता है फॉर स्टडीज़। वैसे तो इवेंचुअली लोग माइग्रेट करके वहीं रहना पसंद करते हैं, तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या वीज़ाज अवेलेबल हैं? लोग काफ़ी तरह से लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं। मेजोरिटी में तो लोग स्टूडेंट वीज़ास पे आते हैं हमारे पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश हमारे सब कॉन्टिनेंट से। और बहुत से पढ़े लिखे लोग जो है सीधे परमानेंट रेजिडेंट बन के भी इस कंट्री के अंदर आते हैं। और कई तरह से लोग बिज़नेस स्ट्रीम के अंदर भी आते हैं, अपना बिज़नेस वीज़ा हम अप्लाई करते हैं उनके लिए। तो अगर परमानेंट माइग्रेशन की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी लोग पढ़े होते हैं जिसको हमें क्राइटेरिया में बेसिकली 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है हमेशा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि जो आपकी एज है 45 क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तो 45 का एज है। और सेकंड जो पॉइंट है आपके पास स्किल असेसमेंट होनी चाहिए जिस ऑक्यूपेशन में आप अपनी PR यहाँ पे ले रहे हैं, और वो जो ऑक्यूपेशन है वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर भी मौजूद होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है आपको आइल्स का स्कोर लेना पड़ेगा कम से कम 6 इन ईच, जिसके आपको कोई पॉइंट्स तो नहीं मिलते बट आप एलिजिबल हो जाते हैं फाइल के लिए। और जो चौथा पॉइंट है वो हमें 65 पॉइंट्स एक्वायर करने होते हैं इन टोटल, जिसके अंदर आपको एज के पॉइंट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको आपकी स्किल के पॉइंट मिलते हैं, जिसमें अगर आप शादी नहीं हुई है तो आपको सिंगल रहने के पॉइंट मिलते हैं। और आपको इस तरह से काफ़ी फील्ड्स के अंदर आप अपने पॉइंट्स एक्वायर करके जितने मेरिट के बेसिस पे ये डिसीजन लिए जाते हैं, और जितने ज़्यादा पॉइंट्स आपके एक्वायर आप करते हो उतनी हायर चांसेस होते हैं आपका, उस हिसाब से लोग परमानेंट रेजिडेंट्स यहाँ पे आते हैं। जी देखिए, अगर आप परमानेंट रेजिडेंट्स इस कंट्री के अंदर आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो आपको IELTS देना पड़ेगा, और कम से कम 6 ईच का एलिजिबल करता है आपको, पर कोशिश करें आप 7 ईच या 8 ईच ले। ओवरऑल का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। अच्छा पढ़ेंगे ये फॉर स्टूडेंट्स के लिए भी यकीनन रिक्वायर्ड है IELTS एंड PTE? हाँ जी बिल्कुल, PTE भी कर सकते हैं, IELTS भी करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी रिक्वायर्ड है, और डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आप मेडिकल कोर्सेज के अंदर आ रहे हो स्पेशली, तो आपको 7 इन ईच लेने पड़ेंगे, तभी यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पे एडमिशन है। आपको पहले आपको ऑक्यूपेशन डिटर्मिन करना पड़ेगा, आप किस में काम करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे एज ए जर्नलिस्ट आते हैं, एज ए टीचर्स आते हैं, एज ए कॉपी राइटर्स आते हैं, और एज ए अगर आप बाकी बात करें तो एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट्स आते हैं। इस तरह के काफ़ी ऑक्यूपेशन से लिस्ट के अंदर काफ़ी बड़ी लिस्ट है। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में आ रहा है और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है कम से कम 3 साल का पिछले 5 साल के अंदर, तो आप एलिजिबल हो जाओगे स्किल असेसमेंट के लिए।
पॉइंट्स ऐसे आपको मैंने आपको पहले बताया कि 65 पॉइंट्स तक जो क्राइटेरिया है, तो ऐसे ही आपकी अगर एज मान लो कि अगर आपका 18 से 25 जैसे 18 to 25 का ब्रैकेट है, उसके अंदर आप है सिर्फ 25 पॉइंट्स पर जब आप 26 और 26 to 33 की ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं तो आपको सबसे मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं जो 30 पॉइंट्स हैं। फिर आपके 5 पॉइंट आगे से ब्रैकेट्स के हिसाब से कम होते जाते हैं। तो एज एक बार 45 क्रॉस होगी तो आपके पॉइंट्स नहीं। इन जनरल यहाँ पे 3 तरह के स्कीम्स होते हैं जनरल स्किल माइग्रेशन के अंदर। तो 3 तरह के सब क्लासेस हैं जिनके हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो होता है सब क्लास 189, दूसरा होता है 190, तीसरा होता है सब क्लास 491। तो जो 189 होता है वो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। अगर आपके अच्छे स्कोर है तो आपको स्टेट से नहीं लेना, आपको सीधा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से पीआर लेनी है और आपको कुछ भी नहीं और करना। और अब अगर आपके पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं तो आप एक 190 वीज़ा अप्लाई करते हैं जिसमें आपको खाली 5 पॉइंट मिलेगी। आप जिस स्टेट में भी जाके रहना चाहते हैं आपको 5 पॉइंट की हेल्प मिलेगी। और अगर आप 491 डालते हैं जिसके अंदर आपको रीजनल एरियाज के अंदर जाना पड़ता है, उसके आपको एक्स्ट्रा 15 पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप इस तरह से 3 अप्लाई कर सकते हैं। रीजनल एरिया किसे कहा जाता है, किन चीज़ों को कहा जाता है? रीजनल एरिया वो होता है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया से थोड़ा दूर होता है। वैसे कि कम से कम 100 जो मेन सिटीज़ है हमारी जैसे सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, इनसे थोड़ा दूर होता है। 50-100 किलोमीटर के बाद जो सबब स्टार्ट हो जाते हैं, सबर्बन एरिया, अगर आप वहाँ पे जाके रहना पसंद करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 15 पॉइंट्स भी मिलते हैं। और वो कंडीशन होती है आपको वहाँ रहना पड़े। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपने ले तो लिया वीज़ा वहाँ कर आप आगे सिडनी में बैठ गए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको 3 साल तक वहाँ पे कम से कम रहना पड़ेगा, वहाँ पे खाना पड़ेगा, वहाँ का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जो आपकी एवरीडे की लिविंग कॉस्ट यहाँ से ये लोग जज करते हैं गवर्नमेंट क्या वहीं पे रह रहे हो, तब वो आपको अगला स्टेप देते हैं। जो 491 इज़ अ प्रोविजनल पीआर, तो वो प्रोविजनल है। तो उसके बाद आप 191 अप्लाई करते हो जो आपकी परमानेंट पीआर, वो 3 साल के अंदर आपको यही असेस करते हैं कि आप रीजनल में रह रहे हैं, रीजनल में काम कर रहे हो और वहीं से टैक्स पे कर। ओके, तो वो ये इनमें कोई मतलब बेनिफिट्स में फ़र्क है? कोई मतलब मेडिकल नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगी, बच्चे अगर आते हैं फैमिली के साथ, या सबको कवर्ड होते हैं वो? इस तरह से कोई नहीं, जो बेसिक जितने भी आपको फैसिलिटीज़ होती है वो सब तीनों वीज़ास पे मिल जाती है। एजुकेशन फ्री हो जाती है बच्चों की, मेडिकल कवर होता है, बेसिक कवर मेडिकल होता है, सेल्फ कवर होता है और स्कूलिंग होती है। बस यही 2 चीज़ें होती हैं मेनली। इन्विटेशन अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट को कि हम लोग आपके आना चाहते हैं और आप उस इन्विटेशन के अंदर ये बताओ कि आपके पास कितने पॉइंट्स हैं। जैसे आपकी एज के पॉइंट्स है, आपकी स्टडी के पॉइंट्स है, आपके पार्टनर के पॉइंट्स है, आपकी इंग्लिश अगर 7 ईच है उसके 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो हम वो सारे पॉइंट्स EOA के थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हम जिसको बोलते हैं उसके थ्रू हम अप्लाई करते हैं और हम इन्विटेशन का वेट करते हैं। और जब आप इन्विटेशन, अगर आपको मान लो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में आना और आपने इन्विटेशन अप्लाई किया 491 के अंदर, तो जैसे आप इन्विटेशन अप्लाई करोगे आपको स्टेट नॉमिनेशन भी अप्लाई करना पड़ेगा उसी स्टेट का जिस स्टेट में आप जाना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि वीज़ा का इन्विटेशन आने से पहले आपके पास स्टेट नॉमिनेशन आपके पास अप्रूव होना चाहिए। तो ये कितना टाइम, ये दोनों स्टेप्स प्रोफाइल बनाई अच्छे, तो उसमें इन्विटेशन कब तक आती है, कितने टाइम होता है, कितने वीक्स? इसका कोई ऐसा तो नहीं है, बट रफली आप मान के चलिए 5 से 6 महीने लग जाते हैं इसमें आपको इन्विटेशन आ जाता है। अच्छा जी, नहीं, मैक्सिमम बता रहा हूँ, कई लोगों का महीने 2 महीने में भी आ जाता है। अच्छा, यानी कि आपने EOA प्रोफाइल बनाया उसके बाद आप वेट करते रहेंगे 5-6 महीने? और 5-6 महीने में मैक्सिमम बोला है, पर अगर कई बार होता है कि लोगों का 3 महीने पे आ जाता है तो ये 2 में भी आ जाता है। कितने से वैलिड रहती है EOA प्रोफाइल? ये EOI तो हर साल, मतलब EOI तो आपने एक बार डाल दी, उसको आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरा ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 12 महीने तक ये लोग कहते हैं कि आप अपने EOI को रख सकते हैं, तो 12 महीने तक तो 99% लोगों का इन्विटेशन आ ही चुका। अच्छा, स्टेट से नॉमिनेशन कितने टाइम में आ जाती है? क्या आप नॉमिनेशन वो जल्दी? स्टेट नॉमिनेशन जी आपकी 60 डेज के अंदर मोस्टली आ जाता। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप स्टेट नॉमिनेशन भेज दिया आपको, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट टाइम से वीज़ा फाइल करना होता है? जी, फिर उसके बाद आपका वीज़ा प्रोफाइल करते हैं, क्योंकि वो विंडो जो है वो इन्विटेशन के थ्रू ही मिलेगा और वहीं पे अप्लाई वीज़ा का ही लिंक आएगा, उसी लिंक के थ्रू ही आप कर पाओ। वो लिंक जब आपकी इन्विटेशन अप्रूव हो गया वो लिंक को साथ भी आएगा। अच्छा, साथ ही आ गया, ओके। तो फिर साथ ही आएगा, तो आपको 60 डेज के अंदर वीज़ा अप्लाई करना। आपने 60 डेज में वीज़ा अप्लाई कर दिया, फिर वीज़ा कितने टाइम में आता है? वीज़ा का डिफरेंट प्रोसेस है, किसी का तो 6 महीने में भी आ जाता है, कभी 8 में आ जाता है। तो ऐसा सच कोई उन्होंने प्रोसेसिंग टाइम भी रखा था, जल्दी भी आते हैं? बट ये है कि
जल्दी भी आ जाते हैं, कहीं 3 महीने में वीज़ा आ जाता है। अच्छा, ये 2023 2024 के लिए कोई अच्छी गुड न्यूज़ है कि ज़्यादा लोग को ऑस्ट्रेलिया चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा लोग चाहिए माइग्रेशन के लिए, इमिग्रेट्स? कोई अपडेट? ये बिल्कुल एक अच्छी गुड न्यूज़ है। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये लेबर गवर्नमेंट, ये प्रो माइग्रेशन, तो ये बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट है। और बल्कि इनके आने के बाद लोगों के इन्विटेशन भी फटाफट आ रहे हैं और वीज़ाज भी फटाफट आ रहे हैं, और स्टेट्स ने अपनी ऑक्यूपेशन लिस्ट भी बढ़ा दी है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर किसी को लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया आके वो सेटल होना चाहता है और सीधा PR आना चाहता है, तो उसको अभी से सोचना चाहिए, क्योंकि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया काफ़ी रिलैक्स है इस पॉइंट में। और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल फ्रेश है, उनके आराम से वीज़ा लगते हैं, वो सब कुछ होता है। तो आई थिंक जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। वैसे स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल आप पीछे बैक होम फाइनेंस शो करना है, कितना होना चाहिए फाइनेंस? कितना है? $1000? जी। वो उसके अंदर क्या है कि आपके पास कम से कम $22,000 का लिविंग कॉस्ट होना चाहिए, और प्लस 1 ईयर का आपका फीस होना चाहिए। अच्छा, $22,000 इन हैंड ऑस्ट्रेलियन आपके पास हो, कैश कह रही है, आप लिक्विड एडेस्टेड हो? कैश नहीं, बस आपको शो ही करना है अकाउंट के अंदर कि आपके पास आपका अकोमोडेशन या आपके लिविंग कॉस्ट आपके पास है, और 1 ईयर की जो भी आपकी फीस होगी, जितने भी कोर्स की आपकी फीस होगी। नॉर्मली कितनी होती है? नॉर्मली अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हो तो आप लगा के चलिए 1 साल की 20,000 के करीब होती है, लाइक $20,000। तो अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो 20,000 प्लस 22,000, और प्लस आपका 2,000 का ट्रैवल कॉस्ट भी देखते हैं। 45,000 आपके पास हो डॉलर आप शो करेंगे तो आप, अगर आपके पास रफली $50,000 है तो बहुत ही जेन्युइन फंड्स है, आप आराम से कंट्री के अंदर, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अभी जो आजकल डिमांडिंग ऑक्यूपेशन क्या, IT तो हमेशा से रहा है, हेल्थ केयर, ऐसे ही कौन से डिमांडिंग ऑक्यूपेशन? जी बिल्कुल, मेडिकल ऑक्यूपेशन। जी मेडिकल ऑक्यूपेशन में स्पेशली नर्सिंग बहुत डिमांड में है आज की डेट में। तो उसके बाद आपके काइरोप्रैक्टर्स हो गए, आपके उस तरह से जितने भी मेडिकल के अंदर आ जाते हैं आपके, तो इस तरह के आप कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप प्लम्बर्स भी बन के आते हैं, कारपेंटर्स बन के आते हैं, ब्रिकलेयर्स, उसका ऑटोमोटिव, डीजल मैकेनिक्स, और आपको कुक बन के आते हैं, शेफ़ बन के आते हैं, तो उसमें भी बहुत आसानी से आपको PR मिल जाती है, बेशर्त आपको काम आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिशियन का, तो वो डिप्लोमा तो एसोसिएट होता है, उसके पास में बैचलर डिग्री नहीं है, तो आ सकता है वो? अब वो पर उसको अपनी स्किल असेस करवानी पड़ेगी आप। उसका अंग्रेजी उसकी अच्छी नहीं है, आइज नहीं दे सकता, इतने अच्छे पहुँचते हैं उसके, फिर नहीं आ पाएंगे। तो 6 तो चाहिए मिनिमम, उसको भी चाहिए, और पॉइंट्स उसको भी स्कोर करने पड़ेंगे। मैं तो खाली ऑक्यूपेशन की बात कर रहा हूँ, बेसिक क्राइटेरिया सेम रहेगा सर। ये कि जो थ्रेशोल्ड को सेट किया होगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, अगर वो जैसे कि जैसे मैंने पढ़ा था कहीं 54,000 समथिंग है पर एनम का, तो ये नॉर्मली आराम से लोग कमा लेते हैं 54,000, अब वो इशू नहीं है, सिंगल हो या फैमिली के साथ हो। हाँ जी, वो उस केस के अंदर जब आप +491 अप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि 3 साल आपको ओरिजिनल में रहना पड़ता है। तो 3 साल जो ओरिजिनल में रहना पड़ता है, तो आपको अपने टैक्स कम से कम 53,900 का थ्रेशोल्ड है जो आपको मीट करना पड़ता है। आपको 3 साल टैक्स भरना पड़ेगा 53,900 के ऊपर। ये नॉर्मली बंदा जब आप 3 टैक्स आराम से कमा लेता है, इतना मुश्किल नहीं। अच्छा, ये चीज़ 190 एंड 189 के लिए नहीं है? ये उनके लिए नहीं। तो देखो ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन ही बहुत कम, 25 मिलियन तो टोटल है। तो आप देख लो कि हमारे हिसाब से 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन, तो इनको कितने बंदे चाहिए, और लैंड का साइज तो इंडिया से भी 3 गुना बड़ा है। कराची की पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज़्यादा है, ये आप पूरे देख लीजिए। तो आप देख लीजिए कि कितने लोग यहाँ पे चाहिए। तो आई थिंक अगर आपका ऑक्यूपेशन अच्छा है, आप जेन्युइन है, तो यू शुड गिव इट ए ट्राई। ऑस्ट्रेलिया बहुत वेलकमिंग कंट्री है, और आराम से माइग्रेंट्स को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट में आपको पता है लाइसेंस चीज़ों का नहीं होता, नॉर्मली आपको गली के हर कोने पे इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर मिल जाएगा। इंडिया में भी आई होप ऐसा ही होता है नहीं, क्या इनको ऐसे तो लोग नहीं चाहिए ना कि उठे और आ जाए? नहीं, तो वो बस यहाँ पे अब जैसे बार हर गली कोने में बार बैठा हुआ है हमारे पाकिस्तान इंडिया में, हर गली कोने प्लम्बर है, नाई है, कसाई है, जो भी है, तो ये वहाँ क्या चाहिए? बट वो सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते, वो उनके पास स्टडी नहीं होती। एग्जैक्टली ये, और उनके पास सैलरी स्लिप्स नहीं होती अकाउंट के अंदर, वो एक प्रॉपर किसी फर्म के लिए काम नहीं करते। तो इस तरह नहीं है। पर जो हमारे जो बड़ी सिटीज है, जैसे कराची हो गया या दिल्ली मुंबई हो गया, यहाँ पे 5 साल में शेफ काम करते हैं और वो सीधा अपना PR लेते आते हैं। शेफ का तो बिल्कुल लाइसेंस होता है, बड़े 5 स्टार में आप फेर ही सकते हैं जब तक। जैसे एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजास भी होते हैं यहाँ पे।
जहाँ पे यहाँ पे एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं वहाँ के लोगों को। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हमारे रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे, तो हमारी स्वीट्स जो होती हैं वो तो हमारे शेफ़ ही बना सकते हैं। जो स्वीट्स होती है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ये वो। तो इस तरह से अगर रेस्टोरेंट वाले होते हैं तो वहाँ से भी ये लोग स्वीट शेफ्स को भी हायर कर सकते हैं, बट उसके लिए खाली उसको पॉइंट्स नहीं लेने पर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो एम्प्लॉयर भी आपको बुला सकता है यहाँ पे, अगर आपका ऑक्यूपेशन हाई डिमांड के अंदर है। अगर आपके पास एम्प्लॉयर है यहाँ पे और आपका ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर है, तो आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, उस वजह से भी आप आ सकते हैं। विपिन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और व्यूअर्स, अगर आप बॉर्डर 1947 पर रेफ़र करेंगे और विपिन से बात करेंगे, विपिन का ईमेल एड्रेस हम शेयर कर देंगे, डिटेल्स भी शेयर कर देंगे, तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और आपको अच्छी सर्विस मिलेंगी, एक अच्छा पैकेज दिया जाएगा। तो आपका बहुत शुक्रिया विपिन, आपने टाइम दिया। फिर आई होप कि हमारे व्यूअर्स को पसंद आई होगी डिस्कशन और आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे सून। थैंक यू थैंक यू सो मच।